नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार 1990 रात का वक्त था। बिहार की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सत्ता के गलियारों में नींद गायब थे। कुछ बड़े अफसरों को अचानक सीक्रेट कॉल आते हैं। किसी को पूरी जानकारी नहीं दी जाती, बस इतना कहा जाता है सुबह होने से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए। उधर एक बड़े नेता अपने कमरे में आराम कर रहे थे। बाहर हजारों समर्थकों का जोश था, नारों की गूंज थी और देश का माहौल पहले ही बारूद की तरह गर्म हो चुका था। फिर अचानक आधी रात के बाद हलचल बढ़ती है। सरकारी गाड़ियां दौड़ने लग जाती हैं, हेलीकॉप्टर तैयार हो जाते हैं और एक ऐसा राजनीतिक दांव खेला जाता है जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक सबको हिला के रख दिया था। सवाल यह है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसके बाद देश की राजनीति कभी पहले जैसी नहीं रही। ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि डर, सत्ता, चाल और उस राजनीतिक खेल की है जिसने पूरे देश की दिशा को बदल कर रख दिया। बताएंगे आपको पूरी खबर इस स्पेशल स्टोरी में। एक गिरफ्तारी जिसने सत्ता हिला दी, देश भर में जय श्री राम की गूंज। साल 1990 भारत की राजनीति का वो दौर जब देश की हवा बदल रही थी। हर तरफ गुस्सा था, आंदोलन था, जाति की राजनीति थी, मंदिर मस्जिद का मुद्दा था और नेताओं के बीच ऐसी चालें चली जा रही थी जिनका असर आने वाले कई दशकों तक रहने वाला था। इसी दौर में हुआ था अडवाणी गिरफ्तारी कांड, जिसे लोग आज भी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी राजनीतिक थ्रिलर कहानियों में गिनते हैं। यह सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि सत्ता, रणनीति, डर, साहस और राजनीति की ऐसी कहानी थी जिसने देश को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1989 के चुनाव के बाद केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह की सरकार बनी थी। ये सरकार अपने आप में बहुत अजीब थी, क्योंकि इससे बिहार से दो बिल्कुल उल्टी सोच वाली पार्टियों का समर्थन मिला हुआ था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी थी और दूसरी तरफ वामपंथी दल यानी लेफ्ट पार्टियां। दोनों की सोच जमीन आसमान जैसी अलग थी, लेकिन वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दोनों साथ खड़े थे। उस समय देश की राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था और लोग बदलाव चाहते थे। फिर आया अगस्त 1990। वीपी सिंह ने अचानक मंडल कमीशन लागू कर दिया। इस फैसले के तहत पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। देश के कई हिस्सों में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। कई छात्रों ने आत्मदाह तक कर दिया। दिल्ली से लेकर पटना तक आग और आंसू गैस का माहौल था। पूरा देश जैसे दो हिस्सों में बट गया हो। इसी दौरान बीजेपी ने समझ लिया था कि अगर अपनी राजनीति को मजबूत करना है तो उसे हिंदुत्व के मुद्दे को और तेज करना होगा। तभी बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन को बड़ा रूप देने का फैसला किया। योजना बनी कि सोमनाथ से अयोध्या तक एक भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये एक राजनीतिक तूफान था। 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी ऐतिहासिक राम रथ यात्रा शुरू की। जिस गाड़ी पर वो चल रहे थे उसे खास तरीके से रथ जैसा बनाया गया था। जहां जहां ये रथ जाता वहां हजारों लोग जमा हो जाते। जय श्री राम के नारे गूंजते। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि सरकारें डरने लगी थी। कई सरकारों को लगने लगा था कि अगर ये यात्रा आगे बढ़ी तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। लालू उस समय सिर्फ बिहार के नेता नहीं थे, बल्कि खुद को गरीबों, पिछड़ों और मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित कर रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपने राज्य में ये रथ यात्रा नहीं चलने देंगे। लेकिन समस्या ये थी कि आडवाणी कोई छोटे नेता तो थे नहीं। उन्हें गिरफ्तार करना बहुत बड़ा राजनीतिक कदम था। अगर कुछ भी गलत होता तो पूरे देश में हिंसा भड़क उठती। लालू यादव ने सबसे पहले एक गुप्त योजना बनाई। ये प्लान था प्लान ए। योजना के मुताबिक आडवाणी को तब गिरफ्तार करना था जब वो हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर सफर कर रहे हो।
तय हुआ कि बिहार के सासाराम के पास रात करीब 2 बजे ट्रेन रुकवाई जाएगी और वहीं उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। रोहतास के तत्कालीन डीएम मनोज श्रीवास्तव को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी इस गिरफ्तारी की। अधिकारी रेलवे ट्रैक के पास तैनात भी कर दिए गए थे, लेकिन उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। फिर राजनीति के गलियारों में खबरें बिजली की तरह फैल जाती। किसी तरह ये योजना लीक हो गई। अडवाणी तक खबर पहुंच गई कि उन्हें रास्ते में गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा प्लान बनाया गया है। उन्होंने तुरंत अपना रूट ही बदल लिया। लालू यादव की पूरी योजना धरी की धरी रह गई। बिहार सरकार के अधिकारी परेशान हो गए क्योंकि अब अडवाणी को रोकना बेहद ही मुश्किल हो गया था। लेकिन लालू यादव हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय किया कि इस बार ऐसा ऑपरेशन होगा जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगेगी। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन समस्तीपुर। 22 अक्टूबर 1990 को अडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंची। वहां वो सर्किट हाउस के कमरा नंबर 7 में ठहरे थे। बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, नारे लग रहे थे। माहौल पूरी तरह तनाव भरा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा होने वाला है। पटना में लालू यादव लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे। उन्होंने 2 बेहद सख्त और भरोसेमंद अधिकारियों को चुना। एक थे आईएएस अधिकारी राजकुमार सिंह यानी आरके सिंह और दूसरे थे आईपीएस अधिकारी रामेश्वर उरांव। दोनों की छवि ईमानदार और कड़क अफसरों की थी। रोचक बात यह थी कि यही आरके सिंह कई साल बाद 2013 में बीजेपी में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री भी बने। लालू यादव ने दोनों अधिकारियों को साफ आदेश दिया कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पूरा ऑपरेशन इतना गुप्त रखा गया कि कई बड़े अफसरों तक को इसकी जानकारी नहीं थी। 23 अक्टूबर 1990 की रात बीत रही थी। समस्तीपुर में सन्नाटा था, लोग सो रहे थे, लेकिन बिहार सरकार के हेलीकॉप्टर की तैयारी चल रही थी। सुबह करीब 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच आरके सिंह और रामेश्वर उरांव हेलीकॉप्टर से गुप्त तरीके से समस्तीपुर पहुंचते हैं। वो सीधे सर्किट हाउस गए। बाहर सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वो पल आया जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। अडवाणी की गिरफ्तारी से मजबूत हुई बीजेपी। समस्तीपुर की वो सुबह जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। आरके सिंह धीरे धीरे कमरा नंबर 7 के दरवाजे तक पहुंचे। अंदर लाल कृष्ण अडवाणी सो रहे थे। दरवाजा खटखटाया गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने नींद से उठे अडवाणी थे। उनके साथ प्रमोद महाजन भी मौजूद थे। आरके सिंह ने बेहद शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सर, मेरे पास आपके खिलाफ वारंट है। मुझे आपको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार करने का आदेश मिल चुका है। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रमोद महाजन हैरान रह गए। अडवाणी ने ध्यान से अधिकारी की बात सुनी। कोई चिल्लाहट नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ। अडवाणी शांत रहे। उन्होंने अपनी डायरी उठाई, चश्मा लिया और धीरे से अधिकारियों के साथ चल दिए। बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब गिरफ्तारी की खबर मिली तो अफरा तफरी मच गई। लोग नारे लगाने लग गए, लेकिन बिहार पुलिस पूरी तैयारी में थी। अडवाणी को तुरंत हेलीकॉप्टर तक ले जाया गया। फिर उन्हें वहां से सीधे बिहार के दुमका जिले के मसानजोर गेस्ट हाउस में ले जाया गया। मसानजोर उस समय बेहद शांत और अलग थलग इलाका माना जाता था। वहां एक सुंदर सरकारी गेस्ट हाउस था। चारों तरफ हरियाली और सन्नाटा। सरकार चाहती थी कि अडवाणी को ऐसी जगह रखा जाए जहां कोई राजनीतिक भीड़ इकट्ठा ही ना हो सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नजरबंदी के दौरान एक अजीब अफवाह फैल गई। कहा जाने लगा कि अडवाणी को खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है। ये बात इतनी तेजी से फैली कि खुद अडवाणी भी खाने को लेकर सावधान हो गए। बताया जाता है कि उन्होंने खाना बहुत कम कर दिया था। जब ये बात लालू यादव तक पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। लालू यादव ने तुरंत सरकारी हेलीकॉप्टर भेजा और अडवाणी की बेटी प्रतिभा अडवाणी को दिल्ली से मसानजोर बुलवा लिया। लालू ने कहा कि बेटी खुद अपने पिता के खाने की व्यवस्था देखे ताकि किसी तरह का कोई भी शक ही ना रहे।
इतना ही नहीं, वहां एक स्पेशल हॉटलाइन फोन भी लगवाया गया ताकि अडवाणी अपनी पत्नी कमला अडवाणी से सीधे बात कर सके। इस पूरी घटना ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। दिल्ली में हड़कंप मच गया। बीजेपी गुस्से में थी। पार्टी ने इसे हिंदुत्व आंदोलन पर हमला बताया और इसी तरह से पेश किया। अटल बिहारी वाजपेयी सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वीपी सिंह सरकार के समर्थन वापस लेने की फैसला कर लिया गया। सरकार अल्पमत में आ गई और आखिरकार सरकार गिर भी गई। उधर बिहार में लालू यादव रातों रात बड़े नेता बन गए। मुस्लिम समुदाय और धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन गई जिसने बीजेपी के सबसे बड़े आंदोलन को रोक दिया था। लालू को सेक्युलर हीरो कहा जाने लगा था। बिहार में उनका वोट बैंक इतना मजबूत हुआ कि अगले 15 साल तक वो राजनीति में केंद्र में बने रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये गिरफ्तारी बीजेपी के लिए भी फायदेमंद साबित हुई। राम रथ यात्रा और अडवाणी की गिरफ्तारी ने बीजेपी के समर्थकों में जबरदस्त भावनात्मक माहौल बना दिया था। पार्टी तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1984 में सिर्फ 2 सीटों वाली बीजेपी धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच गई। 1996 आते आते बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर लालू यादव उस दिन अडवाणी को गिरफ्तार नहीं करते तो शायद हालात आज कुछ ज्यादा ही भयानक और अलग होते। खुद लालू यादव ने भी बाद में अपनी आत्मकथा में ये लिखा कि अगर वो अडवाणी को नहीं रोकते तो बाबरी मस्जिद 1990 में ही गिरा दी जाती और पूरे देश में बड़े दंगे हो सकते थे। ये पूरी कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें राजनीति का हर रंग दिखाई देता है। इसमें डर भी था, चाल भी थी, सत्ता की लड़ाई भी थी और देश का बदलता माहौल भी था। एक तरफ मंडल की राजनीति थी, दूसरी तरफ कमंडल की। एक तरफ पिछड़ों की राजनीति मजबूत हो रही थी तो दूसरी तरफ हिंदुत्व की लहर भी उठ रही थी और इन दोनों के बीच खड़े थे लालू यादव और लालकृष्ण अडवाणी। आज इतने साल बाद भी जब भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं की बात होती है तो अडवाणी गिरफ्तारी कांड का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये वो पल था जब भारत की राजनीति ने नई दिशा पकड़ ली थी। इसके बाद देश की राजनीति कभी पहले जैसी रही ही नहीं। मंडल और कमंडल की लड़ाई ने आने वाले दशकों की राजनीति तय कर दी और समस्तीपुर की वो सुबह हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब एक मुख्यमंत्री ने पूरे देश की नजरों के सामने देश के सबसे बड़े आंदोलन को रोकने का फैसला कर लिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।